Okay, so what we were talking about, is it visible to all of you? सभी को विजिबल हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, okay. sir. Okay, so what we are talking about, framing का मतलब है the data is broken up into discrete frames which can be of fixed length using extra padding bits that if needed. Clear? So उसको हम break करेंगे discrete frames में. Clear? Which can be of fixed length. Length उसकी fixed होगी. So that padding bits may be needed. Clear? Or of variable length but with a maximum size. Breaking of bit stream by inserting spaces or time gaps is called the frame. Clear? So a checksum is calculated from the data in the frame and added to it. Clear? Receiver calculates the checksum and compare it to the sent one. Clear? तो जो भी हम ब्रेक करते हैं बिट स्ट्रीम को, उसमें एक स्पेस हम इंसर्ट कराते हैं डेटा फ्रेम्स के बीच में, ठीक है, और या उसको टाइम गैप भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद जो भी डेटा है उससे चेकसम कैलकुलेट किया जाता है। आप लोग चेकसम के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, फ्रेम में, और वो चेकसम उसके साथ ऐड किया जाता है, ठीक है। जब हम चेकसम कैलकुलेट कर लेते हैं तो डेटा के साथ ऐड कर लेते हैं। रिसीवर क्या करता है, और उसके बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। रिसीवर क्या करता है, उस चेकसम को कैलकुलेट करता है जब उसको डेटा रिसीव होता है, और उसको सेंट डेटा से कंपेयर करता है। इफ, क्योंकि जो दोनों साइड सिंक्रोनाइजेशन अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दोनों साइड सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो एरर फाउंड होगा और रिसीवर हैज टू डील विद दैट। क्लियर? सो वेरियस सिंपल मेथड्स हम यूज करते हैं फ्रेमिंग के लिए, जैसे पहला कैरेक्टर काउंट, दूसरा स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर्स विद कैरेक्टर स्टफिंग, देन स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर विद बिट स्टफिंग। तीन मेथड है, कैरेक्टर काउंट, कैरेक्टर स्टफिंग, देन बिट स्टफिंग फॉर फ्रेमिंग। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैरेक्टर काउंट की, तो आप देख सकते हैं इसमें इस फ्रेमिंग मेथड में क्या करते हैं, हेडर फील्ड यूज की जाती है जो कि फ्रेम के साथ ऐड किया जाता है, ठीक है। हेडर फील्ड का मतलब क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, इसमें हमने ये पूरा कंप्लीट डेटा इसको हमने फ्रेम वाइज डिवाइड कर लिया। एक फ्रेम, तो ये देखिए ये हमारा फ्रेम फर्स्ट हो गया, ये फ्रेम सेकंड हो गया, ये फ्रेम थर्ड। अब इसमें क्या है, अगर ये जैसे आप देख रहे होंगे ये हमारा कैरेक्टर काउंट कर रहा है, ठीक है, दिस इज द कैरेक्टर काउंटिंग। इस पोजीशन पे ये कैरेक्टर काउंट हो रहा है, यहाँ ये काउंट हो रहा है, यहाँ ये काउंट हो रहा है, ठीक है, दीज आर कैरेक्टर काउंट। तो कहने का मतलब क्या है, एक हेडर फील्ड यूज करता है ये फ्रेमिंग, इस फ्रेमिंग मेथड में एक हेडर फील्ड यूज होती है जो कि फ्रेम के साथ ऐड हो जाती है, ठीक है, जो कि क्या बताता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और बिट्स इन द फ्रेम। क्लियर? जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा जैसे पहला वाला हेडर फील्ड यहाँ ऐड हुआ 5, तो 5 बताएगा कि हमारा 5 कैरेक्टर हैं इसके अंदर, ठीक है। 5 का मतलब देयर इज 5 कैरेक्टर्स इन द डेटा। देख सकते हैं आप जो पहला फ्रेम है इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं टोटल, ठीक है। तो ये जो पहला वाला हम ऐड किए हैं हेडर, ये पहला जो बिट है वो बताता है कितने आपके कैरेक्टर सेंड हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, इसका मतलब टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ से फिर ये हमारा देखिए यहाँ 8 है, 8 का मतलब टोटल 8 कैरेक्टर हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिट हो रहे हैं। यहाँ भी 8 है तो मतलब टोटल 8 कैरेक्टर है। तो इस तरीके से हमारा फ्रेम ट्रांसमिट होता है। उसके साथ एक हेडर फील्ड ऐड हो जाता है जो उसकी काउंट वैल्यू बताता है कि कितने हमारे बिट्स हैं। अब मान लीजिए तो विदाउट एरर, एरर काउंट में अगर कोई मिसप्लेसिंग होती है, कोई डेटा अगर चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ 5 की जगह अगर 7 आ गया, इसका मतलब डेटा हैज बीन मॉडिफाइड, यहाँ एक एरर क्रिएट हो गया। अब उसको जब डेटा ट्रांसमिट हुआ था तो यहाँ पे 5 एडेड था हेडर फील्ड में, तो रिसीवर को तो नहीं पता ना कि 5 एडेड था, तो यहाँ 7 आ गया, तो देखेगा उस 7 कैरेक्टर्स आपका डेटा रिसीव नहीं हो रहा, डेटा तो आपको 5 कैरेक्टर का ही हो रहा है, और एरर में यहाँ 7 दिखा दिया, ठीक है। आपने 5 कैरेक्टर का डेटा भेजा था
और एरर होने के बाद अब यहाँ 7 कैरेक्टर का डेटा दिख रहा है रिसीवर पे, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो एक एरर आ गई इसमें, तो इसीलिए इसको हम लेस यूज करते हैं। कैरेक्टर काउंटिंग में हमारी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, जब कोई भी एक जगह एरर आ जाएगा तो रिसीविंग काउंट में। ठीक है, इसलिए हमने इसको अवॉइड करके वी जस्ट मूव टू व्हाट, कैरेक्टर स्टफिंग। कैरेक्टर स्टफिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर्स जो भी फ्रेम के होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा देख सकते हैं आप इन दिस मेथड, जैसे अभी पिछले वाले में हम केवल स्टार्ट पोजीशन पे ही बिट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पे ऐड करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ रही जो मैं समझा रहा हूँ? ओके, सो देख सकते हैं आप इन दिस मेथड ऑफ द फ्रेम इज इंडिकेटेड विद स्पेशल कैरेक्टर सीक्वेंस। ठीक है, जो भी स्टार्ट होगा फ्रेम का, जहां से फ्रेम हमारा स्टार्ट हो रहा है, जहां एंड हो रहा है, दोनों को हम एक स्पेशल कैरेक्टर सीक्वेंस से डिनोट करेंगे, सच एज डीएलई, डेटा लिंक एस्केप। ठीक है, ईटीएक्स दैट इज एंड ऑफ टेक्स्ट। क्लियर? तो ये जैसे हो गया। ठीक है, ये 3 टर्म यूज करते हैं, डीएलई दैट इज डेटा लिंक एस्केप, एंड ऑफ टेक्स्ट जहां पे आपका डेटा एंड हो रहा होगा फ्रेम, दैट इज ईटीएक्स, और एसटीएक्स दैट इज स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट। Each frame is proceeding by the transmission of the ASCII character sequence. ठीक है, STX है DLE, तो जो भी फ्रेम होगा प्रोसीड करेगा जब, तो वो STX और DLE सीक्वेंस से करेगा। STX हमने आपको बताया स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, और DLE इज डेटा लिंक एस्केप। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा। आफ्टर ईच फ्रेम द ASCII कैरेक्टर सीक्वेंस DLE ETX इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, और जब ये हमारा फ्रेम ट्रांसमिट हो जाएगा तो एक सीक्वेंस DLE ETX ट्रांसमिट होगा। ठीक है, so if the receiver loses the synchronization it just has to search for the STX DLE और DLE ETX जब भी उसको सीक्वेंस में मिसिंग। ठीक है, STX DLE, क्योंकि यही हम लोग स्टार्टिंग और एंड में लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे एक मैसेज है उमेश। ठीक है, ये डेटा हमारा है फ्रेम में, ये पूरा फ्रेम है, ये बीच में हमारा फ्रेम आ गया। इसके पहले हम लोगों ने STX DLE यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, और DLE ETX यहाँ लगा दिया। ठीक है ना, ये एंड ऑफ फ्रेम हो गया, ये हमारा स्टार्ट ऑफ फ्रेम हो गया, इसके बीच में हमारा डेटा हो गया। क्लियर? ठीक है, इसको बोलते हैं कैरेक्टर स्टफिंग। इसमें हम ASCII कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं स्टार्ट और एंड पे। तो मान लीजिए कहीं कुछ दिक्कत आएगी डेटा रिसीविंग में, तो वो इन्हीं दोनों से उस फ्रेम का स्टार्ट और एंड चेक करेगा। क्लियर, कि फ्रेम हमारा स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। ठीक है, so the problem with this is that the character so the problem with this is that what the characters uh, yes can be part of data as well. कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा डेटा है ये सपोज करेगा रिसीवर की ये इसी का पार्ट है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं ये डेटा ही है जो इसके साथ हमने। ठीक है, सो अगर ऐसा होगा तो मिस इंटरप्रिटेटेड हो जाएगा रिसीवर के लिए है, या फिर ये हमारा स्टार्ट एंड एंडिंग फ्रेम में ASCII कैरेक्टर को ऐड किया गया। ठीक है, कैरेक्टर स्टफिंग मेथड यूज करते हैं, दिस इज द लास्ट स्टफिंग मेथड। कैरेक्टर स्टफिंग में क्या है कि जो हम इंसर्ट करा रहे थे बिफोर ईच एक्सीडेंटल DLE कैरेक्टर इन द डेटा, और ये STX डेटा ये जो हम इंसर्ट करा रहे थे, ठीक है, इसको हम नहीं कराएंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको कराएंगे हम लोग, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे ये DLE STX है, फिर यहाँ A आ रहा है, फिर एक DLE आया, फिर B आया, फिर DLE आया, ETX आया। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। ठीक, देन वी हैव यहाँ पे हमने स्टफिंग करी है, दैट इज DLE। सो C पार्ट में आप देख सकते हैं वी हैव गॉट द डेटा। पहला वाला पार्ट है दैट इज डेटा सेंड बाय द नेटवर्क लेयर। सेकंड इज द डेटा आफ्टर बीइंग कैरेक्टर स्टफ्ड बाय द डेटा लिंक लेयर। ये वाला जो पार्ट है ये आपका कैरेक्टर स्टफिंग के बाद जो डेटा लिंक लेयर को रिसीव हो रहा है, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है दैट इज डेटा पास टू द नेटवर्क लेयर ऑन द रिसीविंग साइड। तो नेटवर्क लेयर को रिसीविंग साइड पे रिसीव हो रहा है। ठीक है,
इसमें जो मेन प्रॉब्लम यही थी कि हम लोग ASCII कैरेक्टर्स को यूज कर रहे थे, ठीक है। तो बिट स्टफिंग में हम लोग इसको हटाएंगे, बिट स्टफिंग में हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। बिट स्टफिंग में क्या किया कि सिस्टम को स्लो भी कर रहा था। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल डेटा है, दिस इज द ओरिजिनल डेटा, ये आपका ओरिजिनल डेटा है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जहां भी इसको दिखेगा कि 5 टाइम्स 1 आ रहे हैं, उससे पहले 0 ऐड कर देगा, ठीक है। इट विल जस्ट इंसर्ट ए 0, ऑटोमेटिकली आपका स्टफ करेगा 0 को इनटू द बिट स्ट्रीम। जहां भी सेंडर को 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस दिखेंगे डेटा में, वहां पे 0 स्टफ कर देगा। और रिसीवर कैसे वेरीफाई करेगा? रिसीवर सीज 5 वंस अलाउड बाय 0, तो इट डिलीट द 0 एंड देन गॉट द, को भी ये चीज पता होगी कि एक 0 ऐड किया गया होगा जहां भी 5 नंबर ऑफ वो सीक्वेंस में आ रहे होंगे, वो उसको 0 को हटा देगा, डिलीट कर देगा, उसको ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस ओरिजिनल डेटा में हमें 5 टाइम्स 0 कहाँ, 5 टाइम 1 कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। ये देखिए 1 1 1 1 1, तो ये हमारा 5 टाइम्स 1 हो गया। इससे पहले 0 लगा देगा, ठीक है। we just insert a 0 behind this, clear? ऐसे यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 0 ऐड करेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये स्टफ्ड बिट है, दीज आर द स्टफ बिट, ठीक है। ये देखिए 0 यहाँ लगाया क्योंकि यहाँ 5 है, तो यहाँ पे भी एक 0 स्टफ किया। जब ये रिसीव होगा, ठीक है, तो डेटा रिसीविंग में ये दोनों बिट्स को हटा देगा, क्योंकि उसे पता है कि 5 टाइम 1 के बाद 0 ऐड किया सेंडर, तो ये रिसीवर पे ये दोनों जीरोस को हटा देगा। इट विल गेट द ओरिजिनल डेटा, दैट इज स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग फ्लैग बाइट, जैसे स्टार्ट और एंड उसका पता चले बाइट का, नहीं कैसे पता चलेगा स्टार्ट एंड एंड, क्लियर? सो स्टार्ट और एंड में आप देख सकते हैं वी आर यूजिंग द सेम फ्लैग बाइट्स 1 1 0, यही हमने रिसीवर पे भी, ये हमारा स्टार्ट और एंड पे लगाया जा रहा है, जिससे ये पता रहे कि हमें जो फ्रेम रिसीव हो रहा है उसका एंड ये है और स्टार्ट यहाँ से है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेमिंग के बाद एरर कंट्रोल, ठीक है। सभी को दिख रहा है ये? एरर कंट्रोल की बात करें तो टिपिकली द रिसीवर सेंड्स स्पेशल कंट्रोल फ्रेम्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स अबाउट द इनकमिंग फ्रेम, ठीक है। तो जो भी हमारा रिसीवर होता है, जब भी उसको फ्रेम रिसीव होगा, ठीक है, सक्सेसफुल होगा तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास भेजेगा, अगर अनसक्सेसफुल होगा तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, क्लियर? तो इसको माइंड में रखते हुए, ठीक है, ये ऐसा होगा हमारे पास। तो कई बार ऐसा होता है कि सेंडर जब भी सेंड करता है फ्रेम, तो एक टाइम स्लॉट अलॉट रिसीव हो जाना चाहिए, क्लियर? ओके, सभी लोग से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी अटेंडेंस रिक्वेस्टेड टू मार्क योर अटेंडेंस, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्ट। सो व्हाट आ गया टाइम के अंदर, तो इसका मतलब फ्रेम इज सक्सेस, हमारा एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव होता है, ठीक है, तो सेंडर को वेट करना पड़ता है, ठीक है। सेंडर काफी टाइम वेट करेगा, ठीक है। वेट करने के बाद जब उसको उस टाइम पे एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव होगा, तो वो दोबारा उसको रिट्रांसमिट कर देगा। तो एग्जैक्टली क्या होगा हुआ वो, लेकिन आपने वेट किया, ज्यादा देर वेट नहीं किया, तो आपने उसको दोबारा भेज दिया, तो रिसीवर को मल्टीपल फ्रेम रिसीव हो जाएगी, ठीक है, एट ए टाइम। वही फ्रेम दोबारा रिसीव हो जाएगा, चूंकि पहले वाला भी इसको सक्सेसफुली रिसीव हुआ था, लेकिन चूंकि एक्नॉलेजमेंट उसने डिले कर दिया था, इसलिए सेंडर ने दोबारा भेज दिया विदाउट वेटिंग, ज्यादा टाइम वेट किए बिना, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि 2 बार फ्रेम रिसीव हो गया, तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि सेम फ्रेम आया या अलग से फ्रेम आया, दूसरा फ्रेम आया, तो उसका 2 बार वो एक्नॉलेजमेंट कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक तो टाइम भी लॉस होगा, ठीक है, और सिस्टम में जो अनदर फ्रेम्स है वो आपके होल्ड होते जाएगी, ठीक है। एक ही फ्रेम का बार बार रिस्पॉन्स आता रहेगा और ट्रेंड होता रहेगा। इसको अवॉइड करने के लिए सीक्वेंस नंबर ऐड किया गया आउटगोइंग फ्रेम्स में। तो जो भी फ्रेम हमारे आउटगोइंग हो रहे हैं या जा रहे हैं, उस पर एक सीक्वेंस नंबरिंग ऐड की जा रही है, क्लियर? जस्ट ऐड ए सीक्वेंस नंबर कि अगर उसको मल्टीपल फ्रेम रिसीव भी हो रहा है रिसीवर को, तो उस है तो रीट्रांसमिटेड में भी वो सीक्वेंस नंबर 0 ही रहेगा, क्योंकि वो फर्स्ट फ्रेम पे साइड है, तो उससे पता चल जाएगा कि आई हैव गॉट द सेम फ्रेम अगेन, क्लियर? उसका दोबारा रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा। तो फ्लो कंट्रोल की हम लोग बात कर रहे थे, तो फ्लो कंट्रोल आप लोग को पता है, कई बार सेंडर जो है बहुत तेज जल्द स्पीड में डेटा सेंड कर सके, तो ट्रांसमिशन एरर हैपेंड होती है बहुत बार, ऐसा बहुत फास्ट प्रोसेस में रिसीव होगा तो एरर आपका जनरेट होता है सिस्टम के अंदर, क्लियर? तो प्रिवेंट दिस फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म इज इनकॉर्पोरेटेड व्हिच इंक्लूड्स ए फीडबैक मैकेनिज्म requesting log, clear? So I'm just showing you about another file that relate with this flow control, clear? So if you see okay,
ये सभी को दिख रही होगी फाइल, विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, Yes. सो इस पर हम स्टार्ट। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो कंट्रोल। क्लियर? फ्लो कंट्रोल मैंने बताया कि जो भी डेटा है फ्रेम का फ्लो है सेंडर से रिसीवर की तरफ, वो क्या होना चाहिए, वो हमारा मैनेजेबल होना चाहिए। अगर वो मैनेजेबल नहीं है तो डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेथड है, जैसे स्टॉप एंड वेट, स्लाइडिंग विंडो, ये सब आप देख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे एरर कंट्रोल के लिए जब एरर अकर होती है तो हम ये सब यूज करते हैं, स्टॉप एंड वेट, ARQ, गो बैक इन ARQ, सेलेक्टिव रिपीट, सेलेक्टिव रिजेक्ट, सॉरी। ठीक है, ये सब आप लोगों ने डिस्कस कर रहा है। सो आई जस्ट शेयरिंग विद द फाइल नाउ। फ्लो कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि जैसे रिसीवर टिपिकली हैड ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी या बफर स्पेस टू स्टोर द रिसीव डेटा बिफोर प्रोसेसिंग। सेंडर तो बहुत तेजी से फेंक रहा है डेटा को, लेकिन रिसीवर धीरे धीरे उसको प्रोसेस कर रहा है। ये देख सकते हैं, ये बफर है जहाँ डेटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, सो पहले तो यहाँ डेटा आया, फिर इसने प्रोसेस किया डेटा को या फ्रेम के फॉर्म में और उसको ट्रांसमिट किया। फिर यहाँ पे रिसीवर के पास बफर है जहाँ पे उसने डेटा को स्टोर किया, वन बाई वन जैसे जैसे डेटा आता जा रहा है उसको प्रोसेस कर रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कई बार ये जो क्यू है, क्यू हमारी ओवरफ्लो होने लगती है, क्योंकि सेंडर अगर बहुत तेजी से डेटा भेजेगा तो रिसीवर की कैपेसिटी उतनी रही है कि डेटा को ज्यादा देर एक्सेस कर पाए। ठीक है, इतनी स्पीड में। So flow control आप देख सकते हैं, it aims to restore sending entities, does not overwhelm receiving entities. Clear? If sender sends too fast for receiver, then buffer may overflow. The result of buffer overflow, data is lost, possibly need to retransmit, which reduces performance. Clear? जब डेटा लॉस होगा तो क्या होगा, सेंडर दोबारा ट्रांसमिट करना शुरू करेगा, जो कि परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है, रिट्रांसमिशन। ठीक है, then flow control tries to prevent buffer overflow. Flow control is influenced by transmission time, propagation time. It assumes that there is no error but varying delays. Yeah? So flow control is used at the data link layer to control the sending of the data over a link, but it is also used at other layers, especially transport layer, to control sending of data over a network. ठीक है, you can see this is error-free transmission. You can see between source and destination. We have source and destination. We have link provided between them. Clear? So यहाँ देख सकते हैं ये टाइम एक्सिस है. So we have packet 1, packet 2, packet 3. They are exactly assign a time. जिस टाइम पे वो डेटा को सेंड कर रहे हैं. ठीक है, जैसे पैकेट 1 की बात करें तो उसका ट्रांसमिशन टाइम ये है. इस टाइम पे इसने डेटा को इस फ्रेम के फॉर्म में सेंड किया. जब रिसीवर पे ये रिसीव हुआ ये पैकेट, तो यहाँ पे रिसीव हुआ इस पॉइंट पे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितनी देर ये चैनल में ट्रांसमिट होता रहा उसको बोलेंगे प्रोपगेशन टाइम. यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट से सेंडर ने स्टार्ट किया था और इस पॉइंट पे रिसीव हुआ, तो प्रोपगेशन टाइम आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. दिस इज द प्रोपगेशन टाइम, दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम दैट इज टेकन बाय द फ्रेम फ्रॉम द स्टार्ट टाइम टू द एंड टाइम. क्लियर? तो ये आपका हो गया. अब इसलिए पैकेट 1 जब इसको रिसीव हुआ उसके बाद कुछ देर बाद ये उसको सेंड करेगा एक्नॉलेज. ठीक है, तो इसीलिए सेंडर भी थोड़ी देर बाद जो है पैकेट 2 को सेट कर रहा है. देखिए इतना टाइम लेने के बाद दैट इट हैज सेंड ए पैकेट 2 क्लियर ओवर हियर विद द फ्रेम फॉर्म. पैकेट 2 विल रिसीव टू द हियर, सो प्रोपगेशन टाइम विल बी. so this is error free type of frame transmission. now स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल की बात करें तो स्टॉप एंड वेट में क्या होता है कि जो भी डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी सेंड. तो एक्नॉलेजमेंट आता है उसका रिसीवर साइड से, जो ये बताता है कि डेटा रिसीव हुआ है. ठीक है, इसमें रूल्स क्या होते हैं. ठीक है, जस्ट टेलिंग यू द रूल्स ऑफ दिस. ओके, सो रूल्स हमारे ये है कि जैसे सोर्स वेट करता है एक्नॉलेज वेट के लिए बिफोर सेटिंग नेक्स्ट फ्रेम. नेक्स्ट फ्रेम आने से पहले वो वेट करता है. ठीक है, एक्नॉलेज वेट के लिए. डेस्टिनेशन रिसीव्स द फ्रेम एंड रिप्लाइज विद एन एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, डेस्टिनेशन